मुझसे शादी करना पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि शिया परिवार मुसीबत में था। वे शिया ग्रुप की इज्जत बचाना चाहते थे और उन्हें सबसे आसानी से कंट्रोल होने वाला औजार मिल गया था। फेंग परिवार को पैसों की जरूरत थी और मेरा लुक भी बुरा नहीं था। मैं शिया परिवार के साथ पूरा सहयोग करने और उनके कलंक को धोने के लिए तैयार था। शुरुआत में इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लेकर शियाइन के पास ना कहने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार ये स्कैंडल शियाइन की वजह से ही हुआ था। उस दौरान शियाइन अंधी थी। कोई भी मशीन किसी असामान्यता का पता नहीं लगा पा रही थी। यहां तक कि चोटी के नेत्र रोग विशेषज्ञ भी बेबस थे। एक राजकुमारी और सबकी लाडली से वो रातों रात विकलांग हो गई और उसके बेहद प्यार करने वाले व्हाइट मूनलाइट ने उसे छोड़ दिया। वो गहरे अंधेरे में गिर गई। शियाइन खुद को भी नहीं बचा पा रही थी। वो दूसरों की परवाह करने की हालत में कैसे हो सकती थी। सबसे जरूरी बात ये कि मैंने शियाइन को कभी नहीं बताया था कि मुझे पियानो बजाना आता है। मैं प्रोफेसर सू के पास गया। शियाइन की ओर देखते हुए मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां वापस क्यों आई हो? ये सुनकर शियाइन अचानक अपना आपा खो बैठी। वो मुझ पर चिल्लाई, ये मेरा घर है, मैं वापस क्यों नहीं आ सकती? शियाइन को इतना उत्तेजित देखकर हम दोनों चौंक गए। जब मैं होश में आया तो मैंने जल्दी से सफाई दी। शियाइन, गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस लगा कि मिस्टर लू वापस आ गए हैं। तुम उनके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रही हो? तर्क के हिसाब से वो व्हाइट मूनलाइट जिसे शियाइन पा नहीं सकी थी अब लौट आया है। अब तक तो उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए था। वो अभी भी विला वापस आने के मूड में कैसे हो सकती थी? इसके अलावा मैंने लू यान को उसके पीछे आते नहीं देखा। फेंग युआन, क्या तुम्हें धोखा खाना इतना पसंद है? मत भूलो कि तुम्हारी वर्तमान हैसियत मेरे पति की है। मेरा किसी दूसरे आदमी के साथ होना, क्या तुम उसके लिए इतने उतावले हो? शियाइन को भी नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। उसे बस अपने दिल में गुस्से का एक गुबार उठता हुआ महसूस हुआ जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पूरा नज़ारा तुरंत शांत हो गया। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। लू यान के साथ रहने के लिए तलाक मांगने वाली शियाइन ही थी। हमारी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। शुरुआत से ही शियाइन ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं कोई सपना ना देखूं। उसके दिल में सिर्फ लू यान था और मैं तो बस एक एहसान चुका रहा था। इसीलिए मैंने शियाइन के साथ एक विकल्प की तरह व्यवहार किया और उसके प्रति दोषी महसूस किया, कठिनाइयां झेली और कड़ी मेहनत की। इसमें कोई प्यार नहीं था, बस एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधी शादी थी। अब धोखा खाने की बात कहां से आ गई? शियाइन का अब ऐसा कहना सीधे तौर पर मेरा अपमान करना है। यह थोड़ा अनुचित है। प्रोफेसर सू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। शियाइन, मैंने सुना है कि फेंग युआन और तुमने तलाक के लिए अर्जी दे दी है। फेंग युआन पहले ही तुम्हारे घर से बाहर जा चुका है। लू यान आज तुम्हारे लिए विदेश से वापस उड़ा है। ऐसी बातें सुनकर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लू यान का दिल टूट जाएगा? ये पहली बार था जब उसने शियाइन को इस तरह बेकाबू हालत में देखा था, जहां उसके व्हाइट मूनलाइट का नाम लिया गया हो। शियाइन थोड़ी शांत हुई। फेंग युआन, मेरे साथ वापस चलो। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी प्रोफेसर सू के साथ पियानो की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई बात है तो हम आज रात बात कर सकते हैं। शियाइन एक पल के लिए दंग रह गई। ये पहली बार था जब मैंने शियाइन की बात मानने से इनकार किया था। साथ ही शियाइन के दिल में एक अजीब सी कड़वाहट, सावर फीलिंग घर कर रही थी। शियाइन नहीं चाहती थी कि दूसरे उसे देखें। उसने कार की खिड़की बंद कर ली। चलो। जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा ट्रांसलेट करूं? ड्राइवर जल्दी से मेबैक लेकर चला गया। उसके बाद मैं प्रोफेसर सू की पोर्श केन चलाकर बाहर निकला और पैसेंजर सीट पर तेजी से निकल गया। प्रोफेसर सू ने मेरी साइड प्रोफाइल की ओर देखा। फेंग युआन, क्या तुम वाकई शियाइन को तलाक देने जा रहे हो? उसका व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है। मैं पहले ही विला से बाहर जा चुका हूं। वो नकली कैसे हो सकता है? तो फिर उसने अभी इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी? प्रोफेसर सू के अंदाजे के मुताबिक मैं शिया परिवार के लिए सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया औजार था। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड के हिसाब से मैं शिया परिवार के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। अब शियाइन ने लू यान की खातिर मेरे साथ इस नाम मात्र की शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। फिर भी उसे इस बात की परवाह क्यों है कि मैं कहाँ हूं और वो पति के धोखा खाने जैसी बातें क्यों कह रही है? शियाइन का अभी का व्यवहार प्रोफेसर सू की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रही हो। प्रोफेसर सू सब समझ गई थीं। उन्होंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। शांत होने के बाद मुझे लगा कि शियाइन के प्रति मेरा अभी का रवैया थोड़ा सख्त था। इसके अलावा लू यान जैसा नीच आदमी शियाइन अभी भी उसे खजाने की तरह मानती है। उसका व्हाइट मूनलाइट। मुझे पहले क्यों नहीं लगा कि शियाइन जैसी स्वाभिमानी और शानदार महिला प्यार के लिए इतनी पागल है। अब जब शियाइन और लू यान फिर से साथ आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शिया परिवार इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। उसके आगे का रास्ता अभी भी मुश्किल है और एक पक्ष होने के नाते मुझे इस मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। व्हाइट मूनलाइट का जुनून। शियाइन और मैं एक जैसे ही हैं।
कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। धीरे धीरे रात हो गई। शियाइन स्टडी रूम की खिड़की के सामने खड़ी थी और हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमा रही थी। उसकी धुंधली निगाहें खिड़की के बाहर देख रही थीं। इस जगह से वो प्रोफेसर सू का विला देख सकती थी। मैनेजमेंट स्टाफ के आने जाने के अलावा प्रोफेसर सू और मैं अभी भी वापस नहीं लौटे थे। इतनी देर हो गई है, क्या तुम दोनों की डेट अभी खत्म नहीं हुई? वे आखिर कहाँ गए हैं? क्या वे साथ में खाना खाने गए हैं या बाहर ही रुक रहे हैं? आज रात वापस नहीं आ रहे। शियाइन जितना सोचती उतनी ही उलझती जाती। उसे नहीं पता था कि उसे इस बात की इतनी परवाह क्यों है कि प्रोफेसर सू और मैं कहाँ गए। उसने साफ तौर पर अपना चुनाव कर लिया था। अचानक फोन बजा। शियाइन का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि मैं उसे कॉल कर रहा हूं। उसने जल्दी से फोन निकाला और देखा कि वो लू यान था। शियाइन के दिल का उत्साह तुरंत आधा रह गया। उसने आंसर बटन दबाया। लू यान, क्या बात है? शियाइन, मैंने अपने हाथों से ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया है। ये तुम्हारी पसंदीदा चीज हुआ करती थी। हाँ, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं। पुरानी बातों के जिक्र ने शियाइन की नजरों में थोड़ी कोमलता ला दी। कम से कम लू यान में कुछ ज़मीर तो था। उसे पता था कि उसकी पसंदीदा चीज उसके हाथ का बना ब्लैक फॉरेस्ट केक है। पुराने समय में जब वो स्कूल या काम से थक जाती थी, लू यान हमेशा सही समय पर आता था और शियाइन के लिए अपने हाथ का बना स्वादिष्ट खाना लाता था, जिससे शियाइन की घबराहट शांत हो जाती थी। अगर लू यान की पुरानी समझदारी और बारीकियों पर ध्यान देने वाली वो यादें न होती तो शियाइन कैसे बर्दाश्त कर पाती? लू यान द्वारा छोड़े जाने के बाद भी उसे भुला नहीं सकी। लू यान, शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए। गाड़ी चलाते समय लू यान का प्यार भरा चेहरा उतर गया। क्यों शियाइन, क्या तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लू यान, मत भूलो कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है। इसके अलावा तुमने पहले जो किया उसकी वजह से मेरा परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे इन झगड़ों को सुलझाने के लिए बहुत समय चाहिए, वरना अगर हम साथ होते हैं हमें बुनियादी तौर पर किसी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर तुम अभी मेरे घर आते हो तो क्या होगा अगर रिपोर्टर्स ने तुम्हें देख लिया? शियाइन की सफाई ने लू यान के शक को किसी तरह संभाल लिया। फिर शियाइन, मैं बस थोड़ी देर के लिए आऊंगा। मैं बस तुम्हें अपने हाथ का बना ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते हुए देखना चाहता हूं, ठीक है? लू यान की इस जायज सी लगने वाली रिक्वेस्ट के सामने शियाइन एक पल के लिए चुप रही। ठीक है लू यान। आखिरकार आज लू यान का देश में पहला दिन था। शियाइन उसे बहुत ज्यादा निराश नहीं कर सकती थी। हालांकि लू यान की आज की गुस्ताखियों और शियाइन का अनादर करने वाली हरकतों की वजह से उसकी फर्स्ट लव वाली इमेज काफी हद तक टूट चुकी थी, लेकिन लू यान अभी भी शियाइन के दिल में पहला प्यार था। वह वही आदमी था जिससे उसने प्यार किया था। फोन रखने के बाद शियाइन ने इत्तेफाक से प्रोफेसर सू के विला को देखा, जहां एक BMW 7 सीरीज गेट पर आकर रुकी। उस पल मैंने लू यान वाली बात को दिमाग से निकाल दिया। मैंने गाड़ी को सही तरीके से गैराज में पार्क किया। प्रोफेसर सू, हम पहुंच गए। मैंने एक नज़र डाली और महसूस किया कि प्रोफेसर सू किसी समय सो गई थीं। प्रोफेसर सू वाकई बहुत थक गई थीं। वो सुबह की फ्लाइट से वापस आई थीं और मेरे साथ पियानो की प्रैक्टिस करने से पहले उन्होंने ज्यादा आराम नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे हम पुराने दिनों में वापस आ गए हों। अतीत में प्रोफेसर सू को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। वे हमेशा प्रैक्टिस के दौरान मेरे साथ रहती थीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कई निजी कामों को भी किनारे रख दिया था। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे दिल में खुद को दोषी मानने का गहरा एहसास जाग उठा। मैं उन्हें वो कारण नहीं बता सका जिसकी वजह से मैंने तब पियानो छोड़ दिया था। मैं प्रोफेसर सू का बहुत ज्यादा कर्जदार था। फिर भी जब मैंने पहल की और सिर झुकाकर अपनी गलती मानी तो प्रोफेसर सू बिना किसी हिचकिचाहट के विदेश से वापस आ गईं। इस बार मैं निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं करूंगी। मैंने कार के एयर कंडीशनिंग को एक आरामदायक तापमान पर सेट किया और एक सुरीली पियानो धुन बजा दी। अपनी आंखें बंद कर लीं जब नुआंस की मुस्कान अनजाने में मेरे दिमाग में आ गई। मैंने एक बार फिर पियानो वादक बनने की राह पर कदम रखा था। अगर मैं तुमसे दोबारा मिल पाता और तुम वायलिन पर मेरा साथ देती तो वो कितना अद्भुत होता। एक लंबे और व्यस्त दिन के बाद मैं भी थक गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। कुछ देर बाद किसी ने कार की खिड़की थपथपाई। वह प्रोफेसर सू थीं जो पहले जाग गई थीं। उन्होंने अपनी दुखती हुई कनपटी को मला और मेरे बगल में देखा। ये लड़का भी सो गया। प्रोफेसर सू ने कार की खिड़की नीचे करने के लिए बटन दबाया। एक अपरिचित मध्यम आयु वर्ग की आंटी का चेहरा सामने आया। क्या बात है? माफ कीजिएगा मिस सू, मैं शियाइन की हाउसकीपर हूं। मैं यहां मिस्टर फेंग को ढूंढने आई हूं। आंटी ट्रोंग की आवाज सुनकर मैं धीरे धीरे जागा। प्रोफेसर सू, आई एम सॉरी, मैं सो गया था। आंटी ट्रोंग, आप यहां क्यों हैं? शियाइन ने मुझे यहां आकर बताने के लिए कहा है कि उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो चाहती है कि आप विला में आएं। मैं समझ गया। मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा रवैया थोड़ा ज्यादा हो गया था।
जब मैं शियाइन से मिलूंगा तो मुझे उसे सब कुछ साफ साफ समझाना होगा। प्रोफेसर सू, तो मैं चलता हूँ। हम कल फोन पर बात करेंगे। मेरा वादा मिलने के बाद प्रोफेसर सू का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। जब मैं और आंटी ट्रोंगविला वापस लौटे तो शियाइन स्टडी रूम में थी। मिस्टर फेंग, कृपया अंदर जाइए, मैंने जवाब दिया और दरवाज़ा धकेलकर अंदर चला गया। मैंने देखा कि शियाइन सोफे पर बैठी रेड वाइन की चुस्कियां ले रही थीं। हवा में शराब की महक घुली हुई थी। शियाइन के गालों पर गुलाबी लाली देखकर मैं समझ गया कि उसने काफी पी ली है। मैंने धीरे से पुकारा, शियाइन, मैं आ गया हूं। ये सुनकर शियाइन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और उसकी खूबसूरत आंखों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आज तुम प्रोफेसर सू के साथ कहाँ गए थे? हम प्रैक्टिस करने। पियानो की प्रैक्टिस? दिन भर प्रैक्टिस करना काफी नहीं था क्या? तुम इतनी देर से वापस आए और तुम प्रोफेसर सू को विला तक लेकर आए। फेंग युआन, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर दूसरे देखेंगे कि मेरी यानी शियाइन का पति किसी दूसरी औरत को घर छोड़ रहा है तो सब क्या सोचेंगे? हम सब जुन माउंटेन के प्राइवेट विला एरिया में रहते हैं। तुम्हें यहाँ कितने लोग जानते हैं, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? मुझे नहीं पता कि वो नशे में थी या किसी और वजह से, लेकिन शियाइन की आवाज में एक अजीब सी तेजी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शियाइन क्या सोच रही है। प्रोफेसर सू के करीब जाना, क्या शियाइन यही नहीं चाहती थी? उस तरह शियाइन को ये नहीं लगता कि मेरा अब भी उसके प्रति कोई और इरादा है। ये शियाइन और लू यान के दोबारा साथ आने के लिए भी फायदेमंद होता। देखो शियाइन, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने वाली है। हम तलाक की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सू और मेरे बीच सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। ये पूरी तरह से पाक है। क्यों न हम जल्द ही कुछ समय निकालें और तलाक को फाइनल करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो चले? ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, शियाइन ने मुझे बीच में ही टोक दिया। तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्या ये प्रोफेसर सू के साथ रहने के लिए है? शियाइन नंगे पैर चलते हुए इंपोर्टेड पर्सियन कालीन पर कदम रखती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी शराब की गंध मेरी नाक तक पहुंची, जिसमें एक जानलेवा आकर्षण था। शियाइन, तुम नशे में हो। शियाइन इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वो जो बातें कह रही थीं, उनका कोई तुक नहीं बन रहा था। मैं इतनी आसानी से नशे में नहीं होती। फेंग युआन, जब तक हमारा आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट लागू है। मत भूलो, कॉन्ट्रैक्ट में एक नियम है, तुम्हें दूसरी महिलाओं के साथ ज्यादा करीब नहीं होना है और शिया परिवार की बदनामी नहीं करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। शियाइन बहुत बड़ी ढोंगी बन रही थी। तलाक का प्रस्ताव देना, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना, अपने पहले प्यार के साथ रहने की इच्छा रखना, ये सब शियाइन ही कर रही थी। उसने ही मुझसे कहा था कि जल्दी से तलाक फाइनल करो, विला से बाहर जाओ और लू यान और शियाइन के पुराने प्यार के बीच बाधा न बनूं। मैंने वो सब किया। शुरू से अंत तक मैंने पूरी तरह से शियाइन के नियमों का पालन किया और नतीजा ये है कि शियाइन मेरे मुंह पर कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लागू है। लेकिन मैं क्या कर सकता था? शियाइन ही स्पॉन्सर थी। मेरे 10 मिलियन अभी भी शियाइन के हाथ में थे। इसके अलावा शियाइन ने फेंग परिवार को बचाया था। मैं उन लोगों में से हूं जो अपना एहसान चुकाते हैं। वैसे भी शियाइन इस वक्त साफ तौर पर नशे में थी। उसे चीजें समझाना बेकार था। वह एक शब्द भी नहीं सुनती। शियाइन की इच्छा के साथ जाना ही बेहतर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरी गलती है। शियाइन, अब और मत पियो। शियाइन के साथ इन 3 सालों में मैंने समय बर्बाद नहीं किया है। मुझे पता है कि शियाइन को जल्दी शांत करने के लिए उसे कैसे मनाना है। तो मेरे मनाने पर शियाइन धीरे धीरे शांत हो गई और यहां तक कि उसका नशा भी काफी हद तक उतर गया। अपनी उन मांगों को याद करते हुए जो उसने अभी मुझसे की थीं, शियाइन ने अपना गला साफ किया। फेंग युआन, क्यों न तुम वापस यहीं रहने आ जाओ? मुझे लगा कि शियाइन शांत हो गई है और हम आखिरकार तलाक के बारे में बात कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि शियाइन शांत तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मैं दंग रह गया। तुम्हें विला से बाहर निकालना उस फोटो की गलत फहमी की वजह से था। हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है और तुम विला से बाहर चले गए हो और अक्सर प्रोफेसर सू के साथ रहते हो। अगर दूसरे इसे देखेंगे तो वे लाजमी तौर पर इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। नहीं शियाइन, तुम्हारा और मिस्टर लू का क्या? मेरा ये नेक बनने वाला अंदाज देखकर शियाइन और लू यान को जल्दी साथ लाने की मेरी कोशिशों से शियाइन अंदर से बहुत नाखुश थी। फेंग युआन, 3 साल पहले लू यान ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया था, गैर जिम्मेदाराना तरीके से चला गया था और उसकी वजह से शिया कॉरपोरेशन उथल पुथल में गिर गया था। क्या तुम्हें लगता है कि शिया परिवार लू यान को इतनी आसानी से स्वीकार कर सकता है? मुझे अपने परिवार को मनाने के लिए कुछ समय चाहिए ताकि वे मुझे और लू यान को फिर से साथ रहने के लिए स्वीकार कर सकें। हम अभी तलाक नहीं ले सकते। अगर हम तलाक लेते हैं तो वे निश्चित रूप से आग बबूला हो जाएंगे। ये शिया कॉरपोरेशन की साख के लिए भी अच्छा नहीं है। उसकी बातें बहुत वाजिब लग रही थीं और मैं निरुत्तर रह गया।
लेकिन शियाइन के साथ बने रहने में मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं एक दिन शियाइन को ये पता न चल जाए कि मेरी नज़रों में मैंने अनजाने में हमेशा उसे वेनुआन की जगह देखा है। इससे और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद मेरे पास शियाइन पर दबाव बनाने के लिए लू यान का नाम लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन क्या मिस्टर लू इसके लिए तैयार होंगे? वह लू यान को समझा देगी, वो समझ जाएगा। शियाइन, ध्यान से सोचो, अगर हमारा तलाक नहीं होता है तो तुम अभी भी एक शादीशुदा औरत हो। अगर तुम मिस्टर लू से मिलना जारी रखती हो और रिपोर्टर्स ने पकड़ लिया तो इसका शिया कॉर्पोरेशन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं इस चीज को संभाल लूंगी, शियाइन ने दृढ़ता से कहा। फेंग युआन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पर मेरा एक एहसान है? मैं चाहती हूं कि तुम उसे अब चुकाओ। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखो। तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपने परिवार को मना न लूं और लू यान के साथ फिर से न रह सकूं। इसके अलावा मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर अलग से 5 मिलियन और दूंगी। मैं अब हार मान चुका था। ये पैसों की बात बिल्कुल नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 10 मिलियन मिलना और ये मुआवजा मेरे लिए पहले से ही बहुत ज्यादा था। शियाइन के साथ एक ही छत के नीचे रहना, उस सब्स्टिट्यूट वाले राज का लू यान के निशाने पर होना और मेरा फिर से पियानो वादक बनने की राह पर चलना। मुझे डर था कि इसमें बहुत सी बाधाएं आएंगी, पर मैं क्या कर सकता था? मैंने शियाइन से एक एहसान का वादा किया था। शियाइन, तुमने फेंग परिवार को बचाया है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं शिया परिवार की साख बनाए रखने में मदद के लिए वापस भी आ सकता हूं, लेकिन हमें तलाक तो लेना ही होगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त को बदलना होगा। 3 साल पहले मैंने तुम्हारे अंधे होने की चिंता में तुम्हारी देखभाल के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। अब जब तुम ठीक हो गई हो तो मुझे भी एक पियानो वादक के रूप में अपनी जिंदगी जीनी है। मैं इस बात पर अब कोई समझौता नहीं करूंगा। इसे शियाइन के प्रति मेरा कर्ज और पछतावा चुकाना समझो। एक बार जब शिया परिवार शियाइन को लू यान के साथ रहने की इजाजत दे देगा तो मेरे लिए पीछे हट जाना ही सबसे अच्छा होगा। जब शियाइन ने मुझे ऐसा कहते सुना तो उसका दिल अनजाने में कचोट उठा। तुम तलाक के लिए इतने अड़े हुए हो, क्या ये प्रोफेसर सू की वजह से है? क्या फेंग युआन मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता? शियाइन को इतना प्यार करना कि अपनी जान की भी परवाह न करना। प्रोफेसर सू की वजह से वो देश लौटते ही तलाक के लिए इतना दृढ़ है और यहां तक कि उसे और लू यान को साथ रहने का आशीर्वाद भी दे रहा है। उसके दिल में वो आखिर है क्या? मुझे पता था कि आज रात मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे कहना पड़ा, तुम्हें पहले शांत होना चाहिए। शियाइन, ये हम दोनों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। शियाइन के होंठ खुले, वो मुझे रोकना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और तलाक चाहने वाली शियाइन ही थी। मैंने साफ तौर पर उसे उसकी मर्जी करने दी, तो फिर उसे वैसी शांति और खुशी क्यों महसूस नहीं हुई जैसा उसने सोचा था? बटलर लाई आगे आए और पूछा, मिस्टर फेंग, शियाइन कैसी है? ओह मिस्टर फेंग, सच कहूं तो वो लू यान वाकई शियाइन के लायक नहीं है। पिछले कुछ सालों को देखते हुए जिस इंसान को असल में शियाइन के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए वो आप हैं। अंकल लाई ने सब देखा है कि मैंने शियाइन का कितना ख्याल रखा है। अंकल लाई ने कभी नहीं सोचा था कि शियाइन को मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन विडंबना देखिए, शियाइन उस नीच आदमी के लिए जिसने 3 साल पहले उसे छोड़ दिया था, अंकल लाई का सिरदर्द बढ़ा रही है। अंकल लाई, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मिस्टर लू और शियाइन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जरूरी बात यह है कि वो इकलौता इंसान है जिससे शियाइन बेपनाह प्यार करती है। मैं उसके लायक बिल्कुल नहीं हूं। इस वक्त मेरी अपनी अनकही मजबूरियां थीं, इसलिए मैं सिर्फ शियाइन और लू यान को आशीर्वाद देने का बहाना ही बना सकता था। अंकल लाई ने अपना सिर हिलाया। लू यान जैसे आदमी के लिए तुम्हें तलाक देना, मुझे डर है कि शियाइन बाद में पछताएगी, सिर्फ इसलिए कि शियाइन कुछ समय के लिए देख नहीं सकती थी। अपने प्यारे अतीत को छोड़कर वो बिना किसी सफाई या साथ के गायब हो गया। क्या ऐसा आदमी वाकई शियाइन को खुशी दे सकता है? मुझे डर है कि वो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर भविष्य में शियाइन पर फिर से कोई मुसीबत आती है तो अंकल लाई को नहीं लगता कि लू यान मेरी तरह शियाइन के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। मैं ताजी हवा के लिए बाहर जाना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने चांदनी रात में फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता और केक का डिब्बा लिए एक शख्स को आते देखा। मुझे देखते ही लू यान की मुस्कान जम गई और उसका चेहरा उतर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या शियाइन ने तुम्हें पहले ही बाहर नहीं निकाल दिया? मिस्टर लू, गलत मत समझिए, मैं बस शियाइन से तलाक के बारे में बात करने आया था। फेंग युआन, मैं इस बात की कद्र करता हूं कि पिछले 3 सालों से तुम मेरी जगह शियाइन के साथ रहे हो। ऐसा करते हैं, तुम अपनी कीमत बताओ। तुम्हें शियाइन को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? लू यान की आंखें उदास थीं। लू यान की जिंदगी में मेरे जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड वाला कोई व्यक्ति एक जोकर बनने के लायक भी नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि मेरा चेहरा लू यान से ज्यादा शानदार है। यह जानते हुए भी कि शियाइन कोई उथली औरत नहीं है,
लेकिन मुझसे 3 साल तक शादीशुदा रहने और इतनी बारीकी से देखभाल पाने के बाद कि उसकी आंखें ठीक हो गईं, लू यान शियाइन को कुछ समय के लिए अपने पुराने मीठे अतीत से बांध सकता था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे जिंदगी भर बांध कर रख पाएगा, और मैं सबसे बड़ा खतरा हूं। मुझे कहना पड़ा कि बेहतर होगा कि शियाइन ही आपको बारीकियां समझाएं। संक्षेप में, हम जल्द ही तलाक ले रहे हैं। मैं तुम्हारे और शियाइन के रिश्ते में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं भी पैसे लेकर निर्णायक रूप से जाना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं जब शियाइन जैसी बड़ी स्पॉन्सर मुझे जाने नहीं दे रही। इसके अलावा मैं शियाइन के एहसान, वादे और पछतावे के बोझ तले दबा हूं। ये एक उलझा हुआ मामला है जिसे सुलझाना मुश्किल है। लू यान ने मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखा। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। शियाइन के दिल में सिर्फ मेरे लिए प्यार है। तुम शियाइन के लिए चाहे जितनी कुर्बानी दे दो, शियाइन तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं बस चुपचाप अपना सिर झुका सका। शियाइन, जो मूल रूप से मुझसे तलाक के बारे में सोच रही थी, उसने नीचे शोर सुना और उसे याद आया कि लू यान ने कहा था कि वो विला आएगा। वो जल्दी से नीचे आई। लू यान, तुम वहां फेंग युआन से क्या कह रहे हो? शियाइन की आवाज थोड़ी सख्त थी। शियाइन, मैं बस दरवाजे पर मिस्टर फेंग से मिल गया और हमने थोड़ी बात की। ओह, सही कहा। तुम दोनों कब तलाक फाइल करने का सोच रहे हो? तलाक शब्द का जिक्र होते ही शियाइन के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। लू यान ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या अगर दिया भी तो वो बोलता रहा। इस बार उसके लौटने का मकसद शियाइन के साथ अपने पुराने प्यार को फिर से जगाना था। शियाइन, ये तुम्हारी पसंदीदा पर्पल लैवेंडर है। ये तुम्हारे लिए है। ये देखकर कि इतने सालों बाद भी लू यान को शियाइन का पसंदीदा फूल याद है, शियाइन का चेहरा थोड़ा खिल उठा। लू यान ने फिर मेरी ओर देखा। मिस्टर फेंग, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक मैंने खुद बनाया है, वही जिसे शियाइन सबसे ज्यादा पसंद करती है। अगर आपको बुरा न लगे तो जरा चक्कर देखिए। उसकी बातों में तिरस्कार और व्यंग्य भरा था, एक सीधा टकराव। पहले उसने अपने पहले प्यार का हक जताया, फिर परोक्ष रूप से शियाइन के मुझे तलाक देने की ओर इशारा किया। मुझे ये आदमी बहुत अजीब लगता है। मैंने पहले लू यान के बारे में सुना था और सोचा था कि वो उन अहंकारी, खुद में मग्न और दिमाग से पैदल अमीर बिगड़ेजादों जैसा नहीं है जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। 3 साल पहले मुश्किलों का मिलकर सामना करने के बजाय सगाई तोड़कर भाग जाने वाली गैर जिम्मेदाराना हरकत को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में लू यान वाकई शियाइन के लिए एक अच्छा मैच था। संक्षेप में, ये शियाइन की पसंद है। मुझे दखल देने का कोई हक नहीं है, जरूरत नहीं है। वे बाहर टहलने जाएंगे। मुझे यहां रुककर तुम्हारे प्यार के प्रदर्शन को देखने और तीसरा पहिया बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कोई सनकी नहीं हूं। शियाइन ने देखा कि मैं जाने वाला हूं। उसे डर लगा कि मैं प्रोफेसर सू के पास भाग जाऊंगा और उसने अनजाने में कह दिया, फेंग युआन, हमारे साथ रुको। जैसे ही ये शब्द निकले मैं तुरंत दंग रह गया। अरे मालकिन, आप और आपका पहला प्यार हमेशा के लिए साथ में खुश हो रहे हैं। अब आप मुझ जैसे तीसरे पहिए को यहां क्यों रोक रही हैं? मुझे अब वाकई समझ नहीं आ रहा कि शियाइन क्या सोच रही है। लू यान भी एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। चूंकि शियाइन ने ऐसा कहा है, तो क्या मिस्टर फेंग उन 3 सालों के बारे में बताकर उस पर ये एहसान करेंगे जिनका मैं हिस्सा नहीं था? मैं वाकई जानना चाहता हूं कि आपने शियाइन का ख्याल कैसे रखा, ताकि मैं सीख सकूं। मेरा सिर थोड़ा चकराने लगा। जाने दो, कुछ चीजें सबके सामने साफ हो जाएं तो बेहतर है। लू यान ने, जैसे कि वो खुद मेजबान हो, केक मेज पर रखा और खुद शियाइन और मेरे लिए एक टुकड़ा काटा। शियाइन, तुम्हें यह हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है, शहद की चाशनी वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक। मैंने इसके अंदर कुछ बेरीज भी डाली हैं। शुक्रिया, लू यान। लू यान के आज रात के इस बेहतरीन प्रदर्शन ने शियाइन का दिल जीत लिया था। अतीत की हर बात याद करते हुए, ये एक ऐसा बीता हुआ कल था जिसे शियाइन कभी भुला नहीं सकी थी। सबसे जरूरी बात यह कि लू यान को अब भी याद था, और वो अब भी पहले की तरह खुद शियाइन को उसका पसंदीदा गुलदस्ता देता और उसका पसंदीदा केक बनाता था। उसका पहला प्यार सच में नहीं बदला था। शियाइन का चुनाव गलत नहीं था। भले ही लू यान ने आज गुस्ताखी की थी और अपनी सीमा लांघी थी, वो इसलिए था क्योंकि वे बहुत समय बाद मिले थे और लू यान बस एक पल के लिए खुद पर काबू नहीं रख सका था। शियाइन को इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। यह सोचकर शियाइन के दिल में लू यान के प्रति अपराध बोध की भावना जागी। उसने अपना कांटा उठाया और लू यान का बनाया ब्लैक फॉरेस्ट केक चखा। शियाइन अनजाने में दंग रह गई। केक को लू यान ने और बेहतर बनाया था। यह और भी स्वादिष्ट था। लेकिन पिछले 3 सालों में मैंने भी शियाइन के लिए किचन में जाकर बेकिंग की थी। एक समय था जब शियाइन ने अफसोस जताया था कि उसे फिर कभी लू यान के हाथों का बना केक चखने को नहीं मिलेगा। सबसे स्वादिष्ट ब्लैक, दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्लैक फॉरेस्ट केक। उनकी तुलना करने पर अब मुझे महसूस हो रहा था कि जो केक मैं बनाता हूं वो लू यान के केक से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यादों में जो चीजें कभी अपूरणीय, इरिप्लेसेबल लगती थीं, जब वे आपको दोबारा मिलती हैं
तब आपको एहसास होने लगता है कि वे उतनी भी खास नहीं थीं। क्या यह स्वादिष्ट है शियाइन? शियाइन का जवाब में सिर हिलाना बहुत ही औपचारिक सा लगा। लू यान ने निश्चित रूप से इस पर गौर किया और उसकी आंखों में असंतोष की एक झलक दिखी। लानत है! जैसा कि अंदेशा था, लू यान का बुरा पूर्वाभास सच हो गया। अगर वो शियाइन के साथ वापस आना चाहता है तो मुझे गायब होना ही होगा। अभी मिस्टर फेंग शियाइन से कह रहे थे कि आप दोनों तलाक पर चर्चा कर रहे थे। आप दोनों तलाक फाइनल करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने का कब सोच रहे हैं? लू यान की आवाज में थोड़ी जल्दबाजी थी। अगर कोई समस्या न हो शियाइन, तो कल कैसा रहेगा? तलाक, फिर से वही तलाक। लू यान चाहता है कि शियाइन तलाक ले ले। मैं भी चाहता हूं कि शियाइन तलाक ले ले। शियाइन इस टोका टाकी से चिढ़ रही थी। उसके दिमाग में वेनुआन की छवि कौंधी, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। उसने अचानक केक को मेज पर पटक दिया। लू यान, मैं क्या करती हूं? क्या इसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है? इस हरकत ने लू यान और मुझे दोनों को चौंका दिया। लू यान ने खुद को संभाला और जल्दी से सफाई दी। शियाइन, मेरा वो मतलब नहीं था। इस मामले के लिए मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। तुम अपना सामान लेकर आए थे, तो अब जल्दी यहां से जाओ। दूसरों को गलतफहमी मत होने दो। अंकल लाई मेहमान को बाहर तक छोड़ आइए। पास खड़े अंकल लाई ने उम्मीद नहीं की थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन इस नीच लू यान को दरवाजे से बाहर निकालना कुछ ऐसा था जो अंकल लाई काफी समय से करना चाहते थे। मिस्टर लू, शियाइन का मूड अभी ठीक नहीं है, कृपया किसी और दिन आइए। लू यान गुस्से में चला गया। उसने सोचा था कि वो इस घर का मालिक है, वो पहला प्यार जिसे शियाइन चाहकर भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन देखते ही देखते वो एक जोकर बन गया और मेरे सामने उसकी काफी किरकिरी हुई। लू यान के जाने के बाद मैं खुद को बोलने से नहीं रोक सका। शियाइन, तलाक के बारे में तुम्हें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। इसे मिस्टर लू के साथ तुम्हारे रिश्ते पर असर नहीं डालने देना चाहिए। शियाइन मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरे दिल के पार देखना चाहती हो। फेंग युआन, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते? इतना प्यार कि अपनी जान की भी परवाह न करो। मैं तलाक में देरी कर रही हूं तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शियाइन, जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वो मिस्टर लू हैं। वो तुम्हारा पहला प्यार हैं। क्या तुमने इन चीजों के बारे में काफी समय से नहीं सोच रखा था? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरी इन बातों ने सीधे शियाइन के दिल को छलनी कर दिया। शियाइन अनजाने में मुझसे तलाक लेने का विरोध क्यों कर रही थी? यहां तक कि खुद शियाइन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहती है। इस तलाक पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। ये सिर्फ तुम्हें, मुझे और लू यान को ही नहीं, बल्कि शिया कॉर्पोरेशन को भी प्रभावित करता है। मैं अब और कोई परेशानी नहीं चाहती। इतना कहने के बाद शियाइन बिना एक शब्द बोले सीधे ऊपर चली गई और मुझे वहीं हैरान छोड़ दिया। हैं? ऐसा नहीं हो सकता शियाइन, क्या तुम पागल हो गई हो? अगले दिन मैं शिया कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पहुंचा। अपने सामने उस गगनचुंबी ऑफिस बिल्डिंग को देखते हुए मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। अब इसे हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। ऑफिस में शियाइन की आवाज थोड़ी गुस्से भरी थी। फेंग युआन, क्या मैंने तुमसे घर वापस आने के लिए नहीं कहा था? तुम कल रात फिर क्यों चले गए? मैंने बिना किसी खास भाव के शियाइन की ओर देखा। मैंने बाहर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है। आज से तुम वापस यहीं रहने आ रहे हो। मैं एक ही बात दूसरी बार नहीं कहना चाहती। शियाइन, इस बारे में मैंने कल रात ही सब साफ कर दिया था। मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन हमें पहले तलाक फाइल करना होगा। मुझे अपना करियर भी आगे बढ़ाना है। शियाइन मुझे हैरानी से ताकती रह गई। क्या ये वही समझदार और ख्याल रखने वाला फेंग युआन है जिसने पहले इतनी मुश्किलें झेली थीं? जब से शियाइन को मेरी और वेनुआन की फोटो मिली थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई बदल गया हूं। आखिर में मैं जिससे प्यार करता हूं वो वेनुआन है या शियाइन? ये सोचकर शियाइन की आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। फेंग युआन, तुम पहले ऐसे नहीं थे। शियाइन, हमारे लिए, हम तीनों के लिए तलाक ही सबसे अच्छा विकल्प है। पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता था। फेंग परिवार पर तुम्हारी दया के लिए शुक्रगुजार था, इसलिए तुम्हारी हर बात मानता था। अब तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मुझे भी उन चीजों के पीछे फिर से जाना चाहिए जो मैं चाहता हूं। ये सुनकर शियाइन ने अपना आपा खोते हुए मेरी ओर देखा और कहा, फेंग युआन, मत भूलो कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में अभी भी 2 साल बाकी हैं। अब तुम मेरे आदेशों की नाफरमानी कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रहे हो। मेरे पास वो सब वापस लेने का अधिकार है जो मैंने तुम्हें दिया है। मैंने शियाइन को कभी इस तरह नहीं देखा था। फेंग युआन, मैं बस और परेशानी नहीं चाहती। तलाक ठीक है, लेकिन अभी नहीं। इसे मेरा तुमसे विनती करना समझो। क्या तुम वापस आ सकते हो? तलाक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पर मेरा एक एहसान है? उस एहसान का जिक्र आते ही मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। ठीक है, मैं वापस आ सकता हूं। मैं तलाक को भी टाल सकता हूं, लेकिन मैं बाहर वाला अपार्टमेंट वापस नहीं करूंगा और तुम मेरे करियर में दखल नहीं दोगी। शियाइन को दांत पीसकर राजी होना पड़ा। मेरे जाने के बाद
लियू कियान तुरंत अंदर आई। शियाइन, तलाक के बारे में तुम्हारी और फेंग युआन की क्या बात हुई? लियू कियान की आंखों में उम्मीद देखकर शियाइन को और भी बुरा लगा। मेरा फेंग युआन को तलाक देने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर लियू कियान का चेहरा विस्मय से भर गया। तो तुम लुयान के साथ वापस आना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। शियाइन, आखिर तुम क्या सोच रही हो? अभी तलाक का सही समय नहीं है। शियाइन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे मत बताना कि तुम्हें फेंग युआन से प्यार हो गया है। शियाइन ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं जिससे प्यार करती हूं वो लुयान है, हमेशा वही रहा है। लियू कियान के जाने के बाद शियाइन के फोन पर एक मैसेज आया। डायरेक्टर शिया वेनुआन की फाइलों के बारे में हमने उन्हें इकट्ठा करना लगभग पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ मैं हुआशिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक पहुंचा। अपने सामने कैंपस के जाने पहचाने नज़ारों को देखना गर्मी की सुबह की सबसे सुरीली धुन जैसा था। एक समय था जब मैं भी इसका हिस्सा था। अचानक पीछे से प्रोफेसर सू की आवाज आई। तुम क्या सोच रहे हो? प्रोफेसर सू, क्या इत्तेफाक है? मैं बस आपसे संपर्क करने ही वाला था। प्रोफेसर सू ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, मुझे बस डर था कि ये लड़का कहीं अचानक अपना वादा तोड़कर भाग न जाए। चलो, हम पियानो रूम चलते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फेंग युआन, तुम्हें अब अपनी पुरानी यादों को जल्दी से ताज़ा करने की ज़रूरत है। मैं एक व्यवस्था अरेंजिंग शुरू करूंगी तुम्हारे लिए। कॉम्पिटिशन। मैं 3 साल के लिए गायब हो गया था, इसलिए कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत सी योग्यताओं की कमी थी। मैं सिर्फ ई लेवल से शुरू कर सकता हूं। अब मुझे घरेलू जजों से ज़्यादा एस स्कोर हासिल करने होंगे, तभी मैं अंतर्राष्ट्रीय पियानो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी रैंकिंग तेजी से बढ़ा पाऊंगा। जहां तक प्रोफेसर सू की दयालुता की बात थी, मेरे पास उन्हें चुकाने के लिए कुछ नहीं था। मैं उन्हें सिर्फ एक पियानो धुन ही दे सकता था। पियानो रूम में मेरी लंबी, पतली और गोरी उंगलियां उन काले और सफ़ेद बटनों पर उतरीं। हर स्पर्श हवा में मौजूद धूल के नन्हे कणों को जगा सकता था, जो बटनों के बीच किसी रात के आसमान के सबसे चमकते सितारों की तरह लचीलेपन से बुन रहे थे और नाच रहे थे। धुन के रास्ते को निर्देशित करते हुए एक शानदार और आकर्षक संगीत का जाल बुन रहे थे। किसी समय पियानो रूम के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए थे। ज्यादातर लोगों ने सुना था कि हुआशिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक की उस समय की प्रतिभा, यानी मैं और प्रोफेसर सू स्कूल वापस आ गए हैं और वे सीनियर फेंग के पियानो वादन को अपने कानों से सुनना चाहते थे। मेरे वीडियो के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन अंत में अपनी आंखों से देखने से उसकी कोई तुलना नहीं थी। बीथोवेन की ये मूनलाइट सोनाटा मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बजाई। सुर बहुत भावुक थे, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे और असीम उदासी और दुख से भरे थे। जब धुन खत्म हुई तो प्रोफेसर सू की आंखें अभी भी बंद थीं। वे इसका आनंद ले रही थीं। पियानो रूम के बाहर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसे सुनकर प्रोफेसर सू ने कुछ बार खासा छात्रों के समूह की ओर देखा और कहा, फेंग युआन को इस समय अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिस पर लगाने की जरूरत है। पियानो रूम के बाहर जमा न हो। प्रोफेसर सू को थोड़ा सख्त होना पड़ा और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया। तभी भीड़ में अचानक एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। उसके रंगे हुए लंबे सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथ में एक वायलिन था। वो तब तक दौड़ी जब तक उसकी सांस फूल नहीं गई। प्रोफेसर सू, एक पल रुकिए। उस पल मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुईं। वो बिल्कुल उस लड़की जैसी दिख रही थी जिसने हाई स्कूल में मेरी जान बचाई थी। मैं झटके से खड़ा हो गया, लेकिन एक पल की घबराहट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने खड़ी लड़की वेनुआन नहीं थी। मैं धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर सू ने स्वाभाविक रूप से मेरी इस असामान्य प्रतिक्रिया पर गौर किया। फेंग युआन, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने अपना सिर हिलाया। उस सुनहरे बालों वाली लड़की ने दौड़कर मेरे पास आकर सफाई दी। मेरा नाम किंशुन है। मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, बैच 24 वायलिन में मेजर कर रही हूँ। सीनियर फेंग, आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। जब मैंने पहली बार आपको पियानो बजाते सुना था तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे कभी आपसे मिलने का मौका मिला तो सीनियर, मैं चाहूंगी कि आप पियानो पर मेरा साथ दें। मुझे पता है कि ये अनुरोध बहुत अचानक और जल्दबाजी वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका है। मुझे उम्मीद है सीनियर कि आप एक धुन के लिए मेरा साथ देंगे। किंशुन ने अपने दिल की बात एक ही सांस में कह दी। अंत तक आते आते उसकी सांस लगभग फूल गई थी और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। सब फुसफुसाने लगे। किंशुन, मैंने सुना है कि इस साल स्कूल के वायलिन विभाग ने एक प्रतिभाशाली वायलिन लड़की को विशेष प्रवेश दिया है। वो वायलिन विभाग की सबसे खूबसूरत लड़की बेल भी है। आपकी फर्स्ट ईयर की जूनियर वाकई इतनी जबरदस्त है। किंशुन की बातें सुनकर मुझे फिर से वेनुआन की याद आ गई। मिलती जुलती, वाकई बहुत ज्यादा मिलती जुलती। वेनुआन ने भी मुझसे कुछ इसी तरह का मतलब रखने वाली बात कही थी। ये सोचकर मेरा दिल, जिसे मैंने अभी बड़ी मुश्किल से संभाला था, फिर से तेज दर्द के साथ धड़कने लगा। तो ये तुम हो, जूनियर किंशुन?
एकेडमी के लीडरशिप द्वारा बहुत सम्मानित की जाने वाली इस वायलिन प्रतिभा के बारे में प्रोफेसर सू ने विदेश में पढ़ाई करने के दौरान अपने सहकर्मियों के ग्रुप चैट में सुना था। हालांकि जूनियर किनशुन इससे पहले कि प्रोफेसर सू अपनी बात पूरी कर पाती मैंने बीच में ही टोक दिया। प्रोफेसर सू, चलिए बस एक कोशिश करके देखते हैं। प्रोफेसर सू ने मुझे हैरानी से देखा। फेंग युआन, क्या तुम गंभीर हो? इससे पहले हुआशा कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में मेरे 4 सालों के दौरान ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो चाहते थे कि मैं उनके साथ परफॉर्म करूं, लेकिन मैंने उन सभी को मना कर दिया था, खासकर वायलिन वादकों को। मेरे दिल में एक जुनून, ऑब्सेशन है। मेरे इनकार करने का कारण इसी जुनून से जुड़ा है। अब मैं मान गया। क्या इसलिए कि किनशुन के चेहरे पर भी एक अविश्वास भरा भाव था? क्या ये वाकई ठीक है सीनियर फेंग? मेरे पास एक धुन है जिसे मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं और मुझे एक वायलिन वादक की सहायता की जरूरत है। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो जूनियर किन। सिर्फ इस एक बार के लिए, अगली बार नहीं। मैंने अंत में ये वाक्य फिर भी जोड़ दिया क्योंकि मैं अपने बगल वाली जगह वेनुआन के लिए बचाकर रखना चाहता हूं। मेरे बगल में पहला स्थान हमेशा वेनुआन का ही रहेगा। किनशुन को इस दुर्लभ अवसर को हाथ से नहीं जाने देना था। शुक्रिया सीनियर फेंग। आप कौन सी धुन बजाना चाहेंगे? सीनियर फेंग, चलिए सीक्रेट बजाते हैं। क्या आप इसे जानते हैं? मैं इन सभी धुनों को जानता हूं। मैंने प्रोफेसर सू की ओर देखा। प्रोफेसर सू, क्या आप कृपया हारमनी के साथ मेरी और जूनियर किन की मदद कर सकती हैं? ठीक है, ठीक है। चूंकि मैंने कह दिया था, प्रोफेसर सू छात्रों को निराश नहीं करना चाहती थीं। पियानो रूम में दोपहर की हल्की धूप के बीच मैंने धीरे से इंट्रो शुरू किया। मेरी उंगलियां उन काले और सफेद बटनों पर नाचने लगीं। एक मधुर और उदास धुन गूंज उठी। हर नोट भावनाओं के तारों को बिल्कुल सही जगह छू रहा था। प्रोफेसर सू समय रहते हारमनी के साथ शामिल हो गईं। उनका प्रदर्शन पूरी तरह से तालमेल में था, जो मेरे पियानो वादन के साथ मिलकर सितारों के समंदर में घुल रहा था। आसपास के छात्रों ने बहुत पहले ही स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल लिए थे। कितना अच्छा है! किनशुन मेरे और प्रोफेसर सू के बीच की केमिस्ट्री देखकर दंग रह गई और वो खुद भी हार नहीं मान सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपना वायलिन उठाया और बजाना शुरू किया। वायलिन की मधुर आवाज में एक स्वप्निल और शुद्ध गुण था जो वास्तविकता की सीमाओं को पार कर रहा था। सीक्रेट की धुन पूरे पियानो रूम में फैल गई। सुनने वाले पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे। केवल एक शुद्ध और गहरी भावना अंतहीन रूप से गूंज रही थी। जब धुन खत्म हुई तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जूनियर किन, सीनियर फेंग अद्भुत हैं। प्रोफेसर सू भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हुआशिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक की सबसे कम उम्र की और सबसे उत्कृष्ट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सू, मैं अगली बार आपकी पियानो क्लास के लिए भी साइन अप करना चाहता हूं। किनशुन ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वो अपने माथे से घबराहट का पसीना पोंछ पाती, उसने मुझे और प्रोफेसर सू को झुककर प्रणाम किया। शुक्रिया सीनियर फेंग। प्रोफेसर सू। जिस पल उसके सुनहरे बाल उड़े, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अतीत में लौट आया हूं। लेकिन किनशुन अंत में वेनुआन नहीं थी। परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। अब आप सब जा सकते हैं। फेंग युआन को अभी प्रैक्टिस जारी रखने की जरूरत है। आसपास के छात्र संतुष्ट होकर चले गए। किनशुन अपना वायलिन केस लेकर पियानो रूम से बाहर निकली। उसकी सबसे अच्छी सहेली फेंग जियाओ तुरंत पास आई। शुन, तुम सच में कमाल हो। सीनियर फेंग युआन से साथ परफॉर्म करने के लिए पूछने की हिम्मत करना। तुम्हें इतिहास में पहली लड़की कहा जा सकता है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सीनियर फेंग युआन मान जाएंगे। सीनियर और प्रोफेसर सू वाकई लाजवाब हैं। उनका तालमेल इतना सटीक था कि मुझे उनके साथ बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं ही थी जो उन्हें पीछे खींच रही थी। उसकी सहेली फेंग जियाओ ने तुरंत उसे दिलासा दिया। चलो भी, सीनियर फेंग और प्रोफेसर सू के साथ ये तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस था और तुमने पहले ही इतना अच्छा किया। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट होता तो तुम जैसी जीनियस हम जैसे आम लोगों को जीने कैसे देती? हे, क्या तुम्हें लगता है कि सीनियर फेंग युआन की कोई गर्लफ्रेंड है? क्या उनके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं? आखिर सीनियर फेंग युआन ने पहले कभी किसी वायलिन वादक के साथ परफॉर्म नहीं किया है। इस बार उन्होंने एक अपवाद बनाया। किनशुन अचानक रुक गई। उसकी आंखों में दुख की एक झलक दिखी, उनके मान जाने की असली वजह। किनशुन को पता था कि ये इन सुनहरे बालों की वजह से था। बहुत समय पहले किनशुन मुझसे मिल चुकी थी। उसने जो कहा था कि उसने मुझे परफॉर्म करते देखा है, वो यूनिवर्सिटी की बात नहीं थी, बल्कि बहुत बहुत पहले की बात थी। अभी वो किनशुन नाम की स्टूडेंट पहली बार के हिसाब से हमारे रिदम के साथ तालमेल बिठाने में बहुत अच्छा वायलिन बजाती है। कोई ताज्जुब नहीं कि प्रिंसिपल उसे इतनी अहमियत देते हैं। प्रोफेसर सू ने किनशुन की प्रतिभा की पूरी तरह पुष्टि की, लेकिन वो इस बात के लिए ज्यादा उत्सुक थीं कि मैं अचानक किनशुन के साथ काम करने के लिए क्यों तैयार हो गया। तुम्हें यकीन है कि तुम उसे नहीं जानते? मैंने प्रोफेसर सू की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। प्रोफेसर सू, मैं सच में उसे नहीं जानता। यह बस एक पल का आवेग था। 3 साल बहुत सी चीजों को बदलने के लिए काफी हैं। मुझे पहले की तरह जिद्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है
प्रैक्टिस जारी रखो। धीरे धीरे रात हो गई। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद मैंने अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया। प्रोफेसर सू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रैक्टिस इतनी देर तक चलेगी। चलिए मैं आपको डिनर खिलाता हूँ। प्रोफेसर सू बिना किसी हिचकिचाहट के मान गईं और अपने हाथ सीने पर बांध लिए। ठीक है फेंग युआन, मैं तुम्हारे हाथ का बना कुछ खाना चाहती हूँ, लेकिन अगर शियाइन को पता चला तो क्या वो नाराज नहीं होगी? वह अपनी व्हाइट मूनलाइट को संभालने में व्यस्त है। उसके पास तुम्हारा ख्याल रखने का समय कहाँ होगा? इसके अलावा अपने सम्मानित टीचर को खाना खिलाना कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है ना? प्रोफेसर सू ने शरारत से मुझे आंख मारी और मजाक किया। बिल्कुल, ये ज्यादा नहीं है। अगर तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगे तो देखना मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगी या नहीं। मेरे किराए के अपार्टमेंट में लौटकर, प्रोफेसर सू, कृपया इसे अपना ही घर समझें। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। किचन में मुझे व्यस्त देख प्रोफेसर सू डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं और एक हाथ पर अपनी ठुड्डी टिका ली। उनकी निगाहें स्वप्निल थीं, जैसे कुछ साल पहले मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों में लौट गई हों। उस समय प्रोफेसर सू मेरी बहुत परवाह करती थीं और व्यक्तिगत रूप से मेरा मार्गदर्शन करती थीं। हालांकि प्रोफेसर सू को ये कुछ नहीं लगता था, लेकिन मैं इसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता था। मैंने प्रोफेसर सू को चुकाने की पूरी कोशिश की, ये देखकर कि प्रोफेसर सू हमेशा बाहर का खाना मंगाती थीं या स्कूल की कैंटीन में खाती थीं। मैंने स्वेच्छा से उनके लिए दिन में 3 वक्त का खाना बनाने की पेशकश की। उस समय प्रोफेसर सू को यह मजेदार लगा था। एक अमीर परिवार से आने के कारण प्रोफेसर सू ने क्या नहीं खाया होगा? मेरा खाना उनके स्वाद के हिसाब से कैसे हो सकता था? नतीजा ये हुआ कि मेरा खाना बनाने का हुनर प्रोफेसर सू की कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। एक बार जब उन्हें इसकी आदत हो गई तो वो इसे छोड़ नहीं सकीं। यहाँ तक कि बाद में जब वो विदेश चली गईं, तब भी कभी कभी खाना खाते समय प्रोफेसर सू को किचन में मेरी वो छवि याद आ जाती थी। जब प्रोफेसर सू ख्यालों में खोई हुई थीं, तब तक मैंने डिनर तैयार कर लिया था और उसे बाहर ले आया। प्रोफेसर सू, खाना तैयार है। टोमेटो और एग नूडल्स के साथ चीज फ्राइड पोर्क चॉप्स। साधारण घरेलू खाने को देखकर ही प्रोफेसर सू की लार टपकने लगी। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और नूडल्स का एक बड़ा ग्रास लिया। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से अपना हिस्सा खत्म कर लिया। प्रोफेसर सू का चेहरा थोड़ा लाल था और उन्होंने संतुष्टि के साथ मेरी ओर देखा। पिछले 3 सालों में तुम्हारा खाना बनाने का हुनर कम नहीं हुआ, बल्कि और बेहतर हो गया है। क्या ये शियाइन का ख्याल रखने की प्रैक्टिस का नतीजा है? बिल्कुल सही, मैंने मजाक किया, जैसे मैं पहले प्रोफेसर सू से बातें किया करता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, है ना? जैसे ही ये बात आई, प्रोफेसर सू नाराज हो गईं। उनका खूबसूरत और आकर्षक चेहरा और भी लाल हो गया। तुम बेवकूफ हो। मैंने तुमसे तब कहा था कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगी, लेकिन तुमने शियाइन से शादी करने की जिद की। वो जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था, जिसके लिए अनगिनत लोग भीख मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलता। फिर भी तुमने उसे बस किसी और को सौंप दिया। प्रोफेसर सू, शियाइन से शादी करने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। वह कुछ ऐसा था जो मुझे करना ही था। अगर मैं विदेश में पढ़ने का मौका खो देता हूं और मैं वर्ल्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, तो ये साबित होता है कि पियानो की दुनिया में मेरा लेवल बस इतना ही है। आपकी उम्मीदों के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मुझे विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। इस पल मेरी मुस्कान बहुत सौम्य और आत्मविश्वास से भरी थी। मुझे इस तरह देखकर प्रोफेसर सू का आधा गुस्सा शांत हो गया। तुम बेवकूफ हो। ये कहने के बाद प्रोफेसर सू के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। सही बात है, मैं वो जीनियस हूं जिसे प्रोफेसर सू ने अपने हाथों से खोजा और अकेले ही तराशा है। सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक अच्छा है, लेकिन अगर मैं इस मुश्किल बाधा को भी पार नहीं कर सकता तो मुझे वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचने की बात करने का क्या हक है? इसके अलावा मेरी बातों में हम शामिल था। यह टीचर अनुपस्थित नहीं हो सकती, समझे? तभी फोन बजा। मैंने अपना फोन निकाला और देखा कि ये शियाइन का कॉल था। शियाइन, क्या बात है? दूसरी तरफ से शियाइन की गुस्से भरी आवाज आई। फेंग युआन, तुम वापस कब आ रहे हो? मैं प्रोफेसर सू को डिनर खिला रहा हूं। ये सुनकर कि मैं प्रोफेसर सू के साथ हूं, शियाइन अंदर ही अंदर आग बबूला हो गई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम भूल गए कि हम अभी भी पति पत्नी हैं? शियाइन, हम पहले ही सहमत हो गए थे कि तुम मेरे करियर में दखल नहीं दोगी। ये और तुम्हारा करियर 2 अलग चीजें हैं। अभी तुम मेरी यानी शियाइन के नाम मात्र के पति हो। तुम एक अकेली महिला के साथ एक ही कमरे में हो। क्या होगा अगर तुम्हारी फोटो खींच ली गई? इससे शिया परिवार की कितनी बदनामी होगी। संक्षेप में, अभी वापस आओ। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए एक ऐसा पियानो वादक ढूंढूंगी जो दुनिया भर में मशहूर हो। अब प्रोफेसर सू के साथ मत रहो। यह सुनकर मैं अब अपने गुस्से को और नहीं रोक सका। देखो शियाइन, शिया परिवार पर मेरा जो एहसान था वो तुम्हारी आंखें ठीक होने के बाद चुका दिया गया था। अब मैं बस वही चीजें करना चाहता हूं जो मुझे करनी चाहिए। अगर तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूं ताकि शिया परिवार मिस्टर लू को स्वीकार कर ले, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मामलों में हुक्म चलाना बंद करोगी।
मेरा गुस्सा महसूस कर शियाइन की आवाज भी थोड़ी कांप गई। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? फेंग युआन, तुमने पहले कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। अब तुम इतने क्यों बदल गए हो? अगर तुमने मिस्टर लू को चुना है तो तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, न कि बेबुनियाद वजहों से मुझे साथ घसीटते रहना चाहिए। ये किसी के साथ भी इंसाफ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लू यान के साथ हूं। तुम्हें बुरा लग रहा है, इसीलिए तुम इस तरह मेरा विरोध कर रहे हो, है ना? तुम जो चाहो सोच सकती हो। इतना कहकर मैंने निर्णायक रूप से फोन काट दिया। प्रोफेसर सू ने दूसरी तरफ से मेरी और शियाइन की बहस सुन ली थी और उन्हें अब भी यकीन हो गया था कि शियाइन और मेरी शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि एक सौदा थी। प्रोफेसर सू के होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि मैं शायद उस तरह का बेवकूफ इंसान नहीं हूं जो एक शादी के लिए अपना भविष्य कुर्बान कर दे। उन्हें सुकून मिला। मुझे विला पर छोड़ने के बाद प्रोफेसर सू ने मेरी जाती हुई आकृति को देखा। उनकी निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। इसी पल फोन की घंटी ने प्रोफेसर सू के ख्यालों को तोड़ दिया। हुआशिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक के एक सहकर्मी का कॉल देखकर उन्होंने फोन उठाया। क्या बात है? प्रोफेसर सू, जल्दी स्कूल का फोरम देखिए, वो फट गया है। पूरी तरह धमाका हो गया है। आपके स्टूडेंट और किंशुन का परफॉर्मेंस किसी ने रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया है। इसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। यह ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आ गया है। प्रोफेसर सू ने जल्दी से अपना फोन खोलकर ट्रेंडिंग लिस्ट चेक की और 30वें नंबर पर हुआशिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक से जुड़ा एक कीवर्ड पाया। अंदर हम तीनों के आज दोपहर के परफॉर्मेंस का वीडियो था। नीचे लाइक की संख्या 10 लाख पार कर चुकी थी। कमेंट्स 1 लाख से ज्यादा थे। शेयर भी 1 लाख से ऊपर थे और ये अभी भी तेजी से बढ़ रहे थे। प्रोफेसर सू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वो पहले अपने पारिवारिक संपर्कों का इस्तेमाल करके इस ट्रेंडिंग टॉपिक को दबाना चाहती थी, क्योंकि उनकी परवरिश ने उन्हें सुर्खियों में रहना पसंद नहीं सिखाया था। लेकिन इस बार वो हिचकिचा गईं। अगर शिया परिवार इस ट्रेंडिंग टॉपिक को देखता है तो शायद इससे मुझे शियाइन से जल्दी तलाक लेने में मदद मिल सके। प्रोफेसर सू सच में नहीं चाहती थी कि मैं शियाइन के साथ अपने रिश्ते की वजह से अपना भविष्य फिर से बर्बाद करूं। शियाइन के विला लौटने पर अंकल लाई जल्दी से पास आए। मिस्टर फेंग, आप आखिरकार वापस आ गए। मिस शिया अभी भी आपका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने डिनर तक नहीं किया है। उन्होंने डिनर क्यों नहीं किया? मुझे भी नहीं पता। मिस शिया बहुत गुस्से में लग रही हैं मिस्टर फेंग। अब मिस शिया घर के शेफ का बनाया खाना नहीं खाएंगी। वो सिर्फ वही खाती हैं जो आप खुद बनाते हैं। मैंने बेबसी में सिर हिलाया। शियाइन आखिर क्या सोच रही है? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अपने शरीर को इस तरह तड़पाने में मजा आता है? अंत में मैंने बेबसी में वही नूडल्स बनाए जो शियाइन को पसंद थे। नूडल्स का कटोरा लेकर मैं शियाइन की स्टडी के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। शियाइन, मैं हूं। स्टडी में कोई हलचल नहीं हुई। मुझे पता था कि शियाइन मुझे देखना नहीं चाहती। वो भी ठीक है, मैंने नूडल्स बना दिए हैं। इन्हें गर्मा गर्म खा लेना। मैं इन्हें दरवाजे पर ही छोड़ रहा हूं। ट्रे को जमीन पर रखते हुए मैंने कहा। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, दरवाजा अचानक खुला। फेंग युआन, तुम्हारी जाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी नजरों के सामने शियाइन की गुस्से से भरी सर्द निगाहें थीं। फेंग युआन, तो तुम्हें अभी भी मेरी सेहत की फिक्र है। मुझे लगा तुम्हारे पंख निकल आए हैं और अब तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं रही। मुझे बस उलझन महसूस हुई। शियाइन, मुझे लगता है कि अब जब तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो हमें चीजें साफ कर लेनी चाहिए। तुम अपनी व्हाइट मूनलाइट से मिल चुकी हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों कर रही हो? शियाइन निरुत्तर रह गई। वो मुड़ी और बोली, फेंग युआन, नूडल्स का कटोरा मेरे लिए अंदर ले आओ। मैंने मन ही मन आह भरी और कटोरा उठाकर शियाइन के सामने ले गया। शियाइन तुरंत कुछ नहीं बोली, बस मेरे बनाए नूडल्स खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद उसने रुमाल से अपना मुंह पोंछा। तभी उसने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर सीधे मेरी ओर देखा। सूर्यास्त की रोशनी में मेरे नैन नक्श और भी आकर्षक लग रहे थे। फेंग युआन, असल में मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती, लेकिन मत भूलो कि हमारे बीच अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम दूसरी औरत के साथ डेट पर जा रहे हो और खाना खा रहे हो। क्या होगा अगर कोई तुम्हें देख ले? यह देखकर कि शियाइन आखिरकार शांत हो गई है, मैंने अपनी बात रखी। शियाइन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे करियर में बाधा नहीं बनोगी। अब से मैं दिन में बाहर रहूंगा। क्या तुम्हें किसी चीज में मेरे सहयोग की जरूरत है? बस मुझे बता देना, मैं रात को वापस भी आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। जहां तक तलाक की बात है, हमें प्रक्रिया जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। शियाइन आखिरकार ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। तलाक? फेंग युआन, क्या तुम प्रोफेसर सू के साथ रहना चाहते हो? तुम इसे मेरी जलन समझ सकते हो, जो तुम्हें मेरे और लू यान के बीच चुनाव करने की धमकी दे रही है। मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि शियाइन की सच्ची भावनाओं को शब्दों में पिरोया। तो तुम्हारा जवाब पहले से ही साफ है।
तुम मिस्टर लू को चुनोगी, मुझे नहीं। शियाइन एक पल के लिए अवाक रह गई। जैसे ही शियाइन चुप हुई, अपने दिल की उथल पुथल को सुलझाना उसे मुश्किल लग रहा था, तभी फोन बजा। शियाइन ने देखा, लू यान का कॉल था। मैंने शियाइन की झिझक को ताड़ लिया और खुद ही खड़ा हो गया। मैंने वो सब कह दिया है जो कहने की जरूरत थी। शियाइन, अब मैं आराम करने जा रहा हूं। ये देखकर कि मैं दरवाजे तक पहुंच गया हूं, शियाइन फिर भी बोल पड़ी, फेंग युआन, क्या तुम कल मेरे लिए नाश्ता बना सकते हो? बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है, लेकिन शियाइन, तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत जल्दी डालनी होगी। मैं यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इतना कहकर मैं मुड़ा और चला गया। शियाइन ने सुन्न होकर फोन उठाया। लू यान, क्या बात है? शियाइन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ओह, सही कहा। फेंग युआन के ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में तुमने अभी तक नहीं देखा, है ना? शियाइन को अचानक एक बुरा अंदेशा हुआ। उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर खोला और मेरे बारे में ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढा। वो मेरा, प्रोफेसर सू और किंशुन का साथ में परफॉर्म करते हुए एक वीडियो था। शियाइन खुद को मंत्रमुग्ध होकर सुनते हुए पाया। परफॉर्म करते समय मैं चमकता हुआ लग रहा था। शियाइन, मुझे लगता है कि फेंग युआन का पियानो टैलेंट बुरा नहीं है। अब उसने नाम बनाने के लिए दूसरी औरतों के साथ परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ताकि तुमसे तलाक के बाद अपने करियर की राह आसान कर सके। शियाइन, मैंने एक शॉर्ट वीडियो एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है और अभी हमें अच्छे स्ट्रीमर्स की कमी है। मुझे लगता है कि फेंग युआन का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। क्यों ना तुम फेंग युआन से बात करो और उसे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहो। शियाइन को ये थोड़ा अजीब लगा। तुम फेंग युआन को साइन करना चाहते हो?